हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछले लेक्चर में हमने देखा उदारवादी राष्ट्रवाद की कार्य पद्धति और विचारधारा। ये बीए पार्ट सेकंड के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के राष्ट्रीय आंदोलन का एक भाग है। आज हम पढ़ेंगे उदारवादियों का मूल्यांकन। उदारवादियों के मूल्यांकन के अंतर्गत ये देखेंगे कि उदारवादियों की कौन कौन सी कमियां रहीं और भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान रहा। 1885 से लेकर 1905 तक जिन उदार राष्ट्रवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उनकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा सकती है। वस्तुतः ना तो उनकी राजनीतिक मनोवृत्ति सही थी और न ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। उदार राष्ट्रवादिता को देशभक्ति और ब्रिटिश राजभक्ति का एक अपूर्व समन्वय कहा जाता था, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा हो तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्हीं सीमित क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो, सामूहिक रूप से तो ब्रिटिश राज भारत के चतुर्मुखी विनाश का ही कारण था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया, साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त उदार राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। सन 1918 तक उनकी अनेक प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद भी अंग्रेजी शासन ने उनकी नितांत उचित एवं वैध मांगों के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई थी। उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अत्यंत साधारण कोटि के थे तथा ब्रिटिश शासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। बाद के उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अपमानजनक नाम दिया गया था। इन सबके अतिरिक्त उदार राष्ट्रवादिता की धारा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जननेता नहीं थे। इनका साधारण जनता से कोई संपर्क नहीं था। जैसा कि गुरुमुख निहाल सिंह लिखते हैं, संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहने को कोई तैयार नहीं था। स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक त्याग भावना का उनमें अभाव था। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय राजनीति में उनका ये स्थान सदैव याद रहेगा। वर्तमान समय में उदार राष्ट्रवादियों के कार्यों की चाहे कैसी ही आलोचना क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक था। भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी समा लेने के पहले ही यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात कहना प्रारंभ कर दी जाती तो यह बचकाना बात तो होती ही, संभवतया इससे इस संस्था के अस्तित्व पर भी कुठाराघात हो जाता। उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत स्वाभाविक और विवेकपूर्ण था और उदारवादी समय की गति के अनुसार आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहे। उदारवादियों के कार्यों को महत्व को इस तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए गए। नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किया। इस प्रकार शुरू के दिनों में भी कांग्रेस सरकार का एक प्रतिपक्ष बन गई, ऐसा प्रतिपक्ष जिसने सरकार की हैसियत और अधिकार को चुनौती दी। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीयता के कारण। उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप में अधिक महत्वपूर्ण न होते हुए भी ऐसे थे जिनके सुदूरव्यापी और अत्यंत
महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में, प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन ही नहीं अपितु भिक्षावृत्ति के बावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने तथा उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया था। नंबर 3, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उनमें प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जनमत को प्रभावित करने और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वतंत्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सकें। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो कोई ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल न होता। प्रारंभिक कांग्रेसियों की भीरुता और भिक्षावृत्ति को उपहास की दृष्टि से देखना अत्यंत सुगम है, परंतु जैसा कि डॉक्टर पट्टा भी लिखते हैं कि जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया उस समय वे अकेले थे। उन्होंने जो नीतियां अपनाई उनके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में 6 फुट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हैं, क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है? क्योंकि वही तो आधार है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, उसके बाद स्वराज्य तथा सबसे शीर्ष पर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक के बाद एक ही बन सकी हैं। नंबर 5, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। यद्यपि यह भारतीयों को संतुष्ट न कर सका, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में यह एक निश्चित प्रगतिशील चरण था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदार राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम देखेंगे उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा। धन्यवाद।